नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का जो नाम होगा वो होगा हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी खा। जो ये किताब होगी ये एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स से होगी और सेमेस्टर 2 के वो सभी विद्यार्थी जो SOL ड्यू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सबका इस किताब से संबंध होगा। किताब हिंदी भाषा से रिलेटेड होगी और ये किताब 2 यूनिट में होगी। जहां पहली यूनिट का नाम होगा लेखन दक्षता का विकास, जिसमें 5 चैप्टर होंगे, और जो दूसरी यूनिट होगी वो होगी औपचारिक लेखन के प्रकार, उसमें भी 5 चैप्टर होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा कार्यालय हिंदी। तो देखो भाई, जब हम किसी भी भाषा की बात करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न ये उठना चाहिए कि भाषा होती क्या है। तो हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं वो किसी भाषा के माध्यम से करते हैं, और हर समाज की एक ना एक भाषा होती है। तो भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा है हिंदी। और जब आप हिंदी की बात करोगे तो हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है वो एक बहुत बड़ी संख्या है भारत में, लेकिन उतनी ही प्रकार की वो हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे में जो हिंदी के विभिन्न प्रकार हैं और जो हिंदी का प्रयोग है उसके आधार पर हिंदी को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जहां इस चैप्टर में आप कार्यालयी हिंदी के बारे में पढ़ोगे। फिर इसी प्रकार से जो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे वो व्यावसायिक हिंदी के बारे में पढ़ोगे। तो देखो, जब हम कार्यालयी हिंदी की बात करते हैं तो कार्यालयी हिंदी का अर्थ ये है, यानी कि ऑफिशियल हिंदी का अर्थ ये है कि हिंदी का वह प्रयोग जो किसी कार्यालय में किया जाए। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि हम यहाँ पर कार्यालय से क्या समझें, क्योंकि जब आपको कार्यालय का मतलब समझाऊं तो आप ये सोचोगे कि हर प्रकार के जो ऑफिस होते हैं वो एक कार्यालय तो होते हैं, हर प्रकार के जो वर्किंग प्लेस होते हैं वो कार्यालय तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसे मत समझना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफिस की। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पर हम हिंदी भाषा के प्रयोग को जो बढ़ावा देंगे, वहाँ पर जो हिंदी भाषा को जो यूज़ किया जाएगा उसे ही हम कार्यालय हिंदी कहेंगे। यानी कि निजी सेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, और अन्य कार्यालयों यानी कि अन्य ऑफिशियल्स जो लैंग्वेज हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब जब आप कार्यालय हिंदी का प्रयोग करोगे, कोई आपसे पूछे कार्यालय हिंदी क्या है, तो पहले क्या बताओगे? तो पहले आप ये बताओगे कि जो कार्यालय हिंदी है वो हिंदी है जो कार्यालयों में प्रयोग होती है। लेकिन यहाँ पर कार्यालय से अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर कार्यालय से अभिप्राय उन कार्यालयों से है जो सरकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बिल्कुल सरकारी रूप से रजिस्टर्ड हैं, जिसकी चर्चा आगे की भी जाएगी। तो ऐसे में जो सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है उसे हम कौन सी हिंदी कहते हैं? कार्यालय हिंदी कहते हैं। तो हम सभी को पता है मनुष्य अन्य प्रजातियों से अलग कैसे है। तो मनुष्य अन्य प्रजातियों से इसलिए अलग है क्योंकि मनुष्य ने भाषा का जो है विकास किया है, भाषा से संबंधित नियमों का क्या करा है, लेखा जोखा किया है। तो ऐसे में मनुष्य जिस भी समाज में रहता है उस समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए वो एक भाषा का प्रयोग करता है। अब ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि क्या सारी भाषाएं एक जैसी होती हैं? तो देखो, कभी भी सारी भाषाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। टाइम बदलता है, सिचुएशंस बदलती है और भाषा में भी परिवर्तन आते हैं। लगातार नए नए शब्दों का प्रयोग होता है, और जब किसी भाषा में नए नए शब्द आते रहते हैं ना, तो उस भाषा का विकास लगातार होता रहता है। जैसे कि आप हिंदी को ही देख लो, प्राचीन काल की जो हिंदी भाषा है उसमें अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज जो हिंदी भाषा है उसमें अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में जैसे जैसे समाज बदलता जाता है भाषा भी अपना विकास करती रहती है। कई बार बहुत सारे शब्द कभी प्रचलन में होते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद कई बार बहुत सारे शब्द प्रचलन में नहीं होते हैं। भाषा के संबंध में तो ये तक कहा जाता है कि जिस प्रकार से जगह जगह पर पानी बदलता है उसी प्रकार से जगह जगह पर वाणी भी बदलती है। और भारत जैसे देश की बात करोगे तो एक लाइन बहुत सटीक बैठती है कि भारत एक विविधताओं भरा देश है, और यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, बहुत सारी बोलियों के लोग रहते हैं। और ऐसे में जो लोग लगातार यात्राएं करते रहते हैं तो वो समाज में संस्कृति को भी मिक्सअप करते रहते हैं। तो भारत में अगर राष्ट्रभाषा की बात की जाए, राजभाषा की बात की जाए, तो वो हिंदी को घोषित किया गया है भारतीय संविधान के माध्यम से, इसलिए हिंदी को राजभाषा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में हिंदी का जो विभिन्न क्षेत्रों में यूज़ किया जा रहा है उसके आधार पर हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। एक हिंदी है साहित्यिक हिंदी, एक है साधारण जनता की हिंदी जिसे हम सामान्य जन की हिंदी कहते हैं, एक होती है कार्यालयी हिंदी, और एक होती है व्यावसायिक हिंदी। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के क्षेत्र से आप क्या समझते हो, तो आप वहाँ पर ये 4 क्षेत्र बताओगे। तो देखो, साहित्यिक हिंदी की बात की जाए तो देखो, कोई भी भाषा जब भी फली फूलती है जब उसके बेस पर साहित्य लिखा जाता है, क्योंकि जो मौखिक है और जो लेखन है उस दोनों में अंतर है। मौखिक शब्द जब हम बोलते हैं तो वो वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन जब हम शब्दों को लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है और आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान देता है। तो सोचो, जिस भाषा में अगर साहित्य ना लिखे गए हों तो उस भाषा का क्या आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगी? तो ऐसे में साहित्य के
क्षेत्र में जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हिंदी साहित्यिक हिंदी होती है। ये ग्रामर के रूल और रेगुलेशन से बंधी होती है। इसमें व्याकरण के नियम लगे होते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, समास, अलंकार हर चीज़ का प्रयोग होता है। विशेषण, विशेष्य सबका ध्यान रखा जाता है। कर्ता, कर्म और कारण, विभक्ति सभी चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप साहित्यिक हिंदी की बात करोगे तो साहित्यिक हिंदी वह हिंदी है जो साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग की जाएगी और ये व्याकरण के नियमों से बंधी होगी। वहीं जब हम सामान्य जन की हिंदी की बात करेंगे, साधारण जनता की हिंदी की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये अनौपचारिक रूप है भाषा का, जो कि नियमों में नहीं बंधा हुआ। देखो भाई, जब आप आपस में बातचीत करते हो, आपस में बोलचाल करते हो, तो जब आपस में बातचीत करते हो, बोलते हो, तो क्या व्याकरण के नियमों के आधार पर बोलते हो? जो शब्द आप हो सकते हो उसके लिए आप तू यूज़ कर लेते हो, तुम यूज़ कर लेते हो, और कई बार इशारे कर लेते हो आप। तो जो हम आम बोलचाल में भाषा यूज़ करते हैं, तो वो भाषा क्या है, व्याकरण के नियमों में नहीं बंधी होती है, वो संरचनाओं में नहीं बंधी होती है, उसे आप खुले रूप से यूज़ कर सकते हो। तो साहित्यिक भाषा और जनसामान्य की भाषा में क्या अंतर हुआ? साहित्यिक भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होगी, उसमें व्याकरण के सारे रूल और रेगुलेशन लगेंगे, जबकि साधारण जनता यानी कि भाषा उसमें नहीं होती है। कार्यालय हिंदी के बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको कि कार्यालय में जो डेली रूटीन में वर्क होते हैं उसमें हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो अलग होते हैं और वो कार्यालय हिंदी कहलाती है। इसी प्रकार से व्यवसाय के क्षेत्र में जब आप पढ़ोगे तो वो हिंदी अलग होगी, उसके शब्द अलग होंगे। डिक्शनरियाँ भी पता है आपको अलग अलग आती हैं। जैसे जब आप व्यवसाय के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग करोगे तो आइटम्स को क्या कहते हैं? मद कहते हैं, कि भाई कितनी मदों का भुगतान हुआ। बजट में आप देखो, बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है, वित्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, धन विधेयकों की बात की जाती है। जबकि आप कार्यालय हिंदी में देखोगे तो पत्र संख्या ये, आवेदन नंबर ये, इस प्रकार के शब्द यूज होते हैं। तो साहित्यिक हिंदी, जनसामान्य की हिंदी, कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी में क्या अंतर है, ये बात आपको समझ में ही आ चुकी है। क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्यालय हिंदी, तो इसमें हम कार्यालय हिंदी के बारे में ही जानेंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो ताकि आपको ये पता रहे कब लाइव क्लासेस होंगी और जो आपके डाउट होंगे आप भी वहाँ पर वो पूछ सकते हो। इसके अलावा और किस सब्जेक्ट की वीडियो डालनी है, किसकी नहीं डलेगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलेगा। इसके अलावा आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कार्यालय हिंदी के बारे में। तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि कार्यालय के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर कार्यालय का मतलब सभी कार्यालयों से नहीं है, केवल उन्हीं कार्यालयों से है जो सरकारी होंगे। तो हिंदी जो है सरकारी कार्यालयों में जो प्रयोग होगी भाषा, उसे हम कार्यालयी भाषा कहेंगे और इसे राजभाषा भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसके लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हिंदी की बात किया तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा कैसा है, हमारा समाज बहुत ज़्यादा विभिन्नताओं भरा है, इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। ऐसे में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ जहाँ किया जाएगा उसे कार्यालय हिंदी कहेंगे। आगे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो आप सभी को पता है हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हमारा संविधान जो बनना शुरू हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसी दौरान एक डेट थी 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 की बात है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक जो अंग्रेजी भाषा है वो हिंदी के साथ मिलकर काम करेगी। तो ऐसे में शासन व्यवस्था जो है वो इंग्लिश में ही चलेगी। उसका रीज़न ये था, देखो भाई, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे और ज़्यादातर जो ऑफिशियल वर्क होते थे वो इंग्लिश भाषा में होते थे। अब एकदम से हिंदी भाषा में सारी चीज़ें ट्रांसलेट होंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन्होंने आज़ादी के समय ये कहा कि 15 वर्षों तक जो है सरकारी कामकाज की भाषा देखो इंग्लिश ही रहेगी, और फिर हम धीरे धीरे हिंदी को बढ़ावा देंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा छल था, मैं तुम्हें बताऊं, आज के टाइम तक हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया गया है। यानी कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो ये बात की गई थी कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी जो है वो कार्यालय भाषा होगी, लेकिन आगे चलकर हिंदी भाषा को लगातार बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आप 2023 में भी देख लो, हिंदी भाषा के बच्चे जो हैं उन्हें बड़े बड़े जो एग्ज़ाम क्लियर करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो शायद सरकारों का प्रयास अधूरा रहा या फिर हमने मांग ही नहीं की। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जब आप भारतीय संविधान को पढ़ोगे तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी के प्रावधानों की बात की गई है, या फिर भाषा संबंधी प्रावधानों की बात की गई है, जिसे हम राजभाषा अधिनियम भी कहते हैं। तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, यानी कि 343 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है।
पहले भाग में राजभाषा की बात की गई है, दूसरे में प्रादेशिक भाषा की बात की गई है, तीसरे भाग में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होगी, और चौथे भाग में विशेष निर्देशों की बात की है। तो चलो सबसे पहले हम भाग एक की बात करते हैं, जिसमें हम आर्टिकल 343 और 344 के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप आर्टिकल 343 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये लिखा है कि संघ, संघ मतलब है देश, यूनियन या फिर फेडरेशन, ठीक है भाई। तो इसमें एक आ गया कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और हिंदी भी कौन सी, उसकी लिपि होगी देवनागरी। तो आर्टिकल 343 ये कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई जो हिंदी भाषा है यही हमारे संघ की राजभाषा होगी, और जितने भी नंबर्स यानी कि जितनी भी संख्याएं प्रयोग की जाएंगी वो देवनागरी के रूप में नहीं होंगी, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से तो जारी रहेगा और हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि ऑफिशियली इंग्लिश तो जारी रहेगी रहेगी, लेकिन हिंदी को आप बढ़ावा दोगे। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा दोगे और नंबर्स को भी बढ़ावा दोगे, यानी कुल मिलाकर आर्टिकल 343 ये कहता है संघ की राजभाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और वो भी कौन सी हिंदी, देवनागरी लिपि वाली। लेकिन साथ साथ इसमें यह भी बात किया गया कि संविधान के प्रारंभ से जो 15 वर्ष हैं यानी कि 1950 टू 1965 तक जितने भी शासकीय प्रयोजन होंगे, जितने भी प्रशासन के कामकाज होंगे, उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। यानी कि एक तरफ तो ये आर्टिकल हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर ये इंग्लिश भाषा का भी पोषण करता है, अंग्रेजी भाषा को बैन करने की बात नहीं करता है। जबकि आप चाइना जैसी कंट्रियों को देखोगे तो उन्होंने अपनी आधिकारिक भाषा चाइनीज़ भाषा को घोषित कर रखा है, लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा भाई हिंदी हमारी राजभाषा रहेगी दिखाने के लिए, और हमने क्या कह दिया, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार जारी रहेगा। आर्टिकल 354 ये कहता है कि राजभाषा के संबंध में, यानी कि जो भी हमारी राजभाषा है, कौन सी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा है। तो आर्टिकल 344 ये कहता है कि राजभाषा के संबंध में संसद क्या है, कमेटी बनाएगी, और इस कमेटी का ये काम होगा कि वो समय समय पर भाषा से संबंधित चीज़ों का क्या करे, जांच करे और संसद को एक रिपोर्ट दे। और ऐसे में ये मुद्दा किया गया कि आर्टिकल 344 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो एक आयोग का निर्माण करेगा, और इसी प्रकार से फिर अगले 5 साल बाद यानी कि 10 साल बाद फिर से एक आयोग बनाएगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा और वो व्यक्ति होंगे जो भाषा से संबंधित ज्ञान रखते हैं, जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उसमें। तो देखो भारतीय संविधान में टोटल इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी। तो संविधान की जो 8th शेड्यूल है ना, जो 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं के बारे में लिखा है। तो आर्टिकल 354 ये कहता है कि संविधान लागू होने के 5 साल बाद और फिर उसके भी 5 साल बाद एक राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जिसे संविधान में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें लीडरशिप करने का मौका मिले। इन सबको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसके बाद आयोग क्या काम करेगा, आयोग ये देखेगा कि संघ के प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हो, इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को थोड़ा थोड़ा कम किया जाए, आर्टिकल 348 के जितने भी प्रावधान हैं उसका ही प्रयोग किया जाए, संघ के जितने भी कार्य हैं उसमें जो नंबर्स का यूज हो वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से हो, इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो पत्र वगैरह व्यवहार किए जाएंगे, एक दूसरे को संदेश भेजा जाएगा, ये उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से जो भाषा का प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है संसद कोई भी कानून बना सकती है इससे संबंधित। इसके अलावा एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 30 लोग होंगे, और इस कमेटी में जो होंगे 20 लोग लोकसभा से होंगे और 10 लोग राज्यसभा से होंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 343 किससे संबंधित है, संविधान में संघ की राजभाषा से, और 344 किससे संबंधित है कि राजभाषा के संबंध में कौन कौन से कमीशन बनाए जाएंगे और कैसे कैसे कमेटियों का निर्माण होगा ताकि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। इसी प्रकार से अब अध्याय 2 शुरू होता है जिसमें प्रादेशिक भाषाओं की बात की गई है। तो आर्टिकल 345 जो है और आर्टिकल 346 जो है और आर्टिकल 347 है, ये राज्य की भाषाओं के संदर्भ में है। इसमें ये बात की गई है कि किसी भी राज्य की जो विधायिका है, किसी भी राज्य की जो विधानसभा है, उसे एक या एक से अधिक भाषा को चुनने का अधिकार होगा। उसकी मर्जी है कि उसके क्षेत्र में अगर हिंदी चलती है तो वो हिंदी को राजभाषा बनाए, और अगर उन्हें लगता है कि कोई और भाषा है तो वो उसे अपनी भाषा घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा वो चाहे तो अंग्रेजी को भी अपनी भाषा घोषित कर सकते हैं, यानी कि राज्यों के लिए अपनी अलग अलग भाषाओं के प्रावधान की बात छोड़ दी गई। इसके साथ साथ ये भी बात किया गया कि अधिकांश जो राज्य थे उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया। जैसे कि जब आप आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश ने क्या करा, तेलुगु भाषा को अपनी राजभाषा बनाया।
इसी प्रकार से केरल ने मलयालम को, असम ने असमिया को, पश्चिम बंगाल ने बंगाली भाषा को, ओडिशा ने उड़िया भाषा को अपनाया। यानी कि जो ये आर्टिकल है 345, ये कहता है हर राज्य का विधानमंडल को ये अधिकार है कि वो कोई भी कानून बनाकर अपने क्षेत्र की एक क्षेत्र की भाषा घोषित कर सकता है। और इसका प्रयोग करते हुए बहुत सारे राज्यों ने अपनी अलग अलग एक राजभाषा का क्या करा, उदय कर लिया। आर्टिकल 346 ये कहता है कि अगर एक राज्य को दूसरे राज्य से बातचीत करनी है, संवाद करना है, पत्र वगैरह भेजने हैं, तो वो दोनों स्वतंत्र हैं। वो अपनी मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो किस भाषा में पत्र व्यवहार करेंगे। इसके अलावा आप हिंदी भाषा को प्रयोग करोगे और ट्रांसलेशन इसका करोगे। आर्टिकल 347 ये कहता है कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या किसी अलग भाषा को ज़्यादा बोलती है, तो उस राज्य की जो भाषा है उसको एक आधिकारिक दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार से जो भाग 3 है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करता है। तो आर्टिकल 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कौन कौन सी भाषाएं होंगी। तो देखो, वैसे तो जो हमारा संविधान है वो अंग्रेजी भाषा को न्यायिक पालिका की भाषा घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक हाई कोर्ट में जो व्यवहारिक भाषा होगी वो कौन सी होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। तो कोई आपसे पूछे न्यायपालिका की भाषा कौन सी होगी, तो न्यायपालिका की भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी। लेकिन साथ साथ ये प्रावधान भी किए गए हैं कि समय समय पर हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर है भाई। तो आर्टिकल जो 350 है ये क्या कहता है, आर्टिकल 350 विशेष निर्देश जारी करता है केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को कि वो क्या करे, हिंदी भाषा को बढ़ावा दे। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं देश के अंदर, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए, उनकी भाषा और उनकी जो संस्कृति है उसका भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ आर्टिकल 351 ये कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए संसद समय समय पर कोई ना कोई कार्य करेगी। तो क्लियर है भाई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए, तो फिर आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। आगे चैप्टर में कार्यालय हिंदी के क्षेत्र की बात की गई है कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है। तो देखो, कार्यालय हिंदी का जो अभिप्राय है वो उस हिंदी के प्रयोग से है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अब देखो, समय समय पर बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे अधिनियम बने, बहुत सारे कानून बने हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे 1976 में ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो 1976 के राजभाषा अधिनियम में बताया गया कि सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आयोग हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी प्राधिकरण हैं, जितने भी संस्थान हैं और जितनी भी सरकारी नियंत्रण की कंपनियां हैं, संसद हैं, विधानमंडल हैं, ये सब सरकारी कार्यालय होंगे और इन सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके आधार पर पूरे के पूरे भारत को 3 भागों में बांटा गया, एक समूह का, एक समूह खा और एक समूह गा। समूह का में जो जो स्टेट आएंगे वो होंगे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ शासित प्रदेश। ये सब ग्रुप ए में आएंगे। ग्रुप बी यानी कि समूह कहा में आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और अंडमान चंडीगढ़ राज्य का संघ क्षेत्र। समूह गा में वो क्षेत्र आएंगे जो का और खा में नहीं आए हैं। अब आप कहोगे समूह का क्या है, समूह खा क्या है, समूह ज्ञा क्या है। तो समूह का में वो सभी क्षेत्र आएंगे जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देंगे। और इसके अलावा जो राज्य इनसे अलग हुए हैं वो भी इसी में ही आते हैं। ये बताया गया कि समूह का में जितने भी राज्य होंगे उनका पूरा का पूरा कामकाज हिंदी भाषा में होगा। इन्हें हिंदी भाषी पट्टी के क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि जो समूह खा वाले क्षेत्र हैं इनके कार्यालयों में हिंदी का तो प्रयोग होगा, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग भी हो सकता है और इंग्लिश का जितना भी प्रयोग होगा उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाएगा। जबकि जो ग्रुप सी में है यानी कि गा में है उनके सभी पत्र अंग्रेजी में होंगे, यानी कि समूह का वाले टोटली हिंदी होंगे, समूह खा में हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी और समूह गा में केवल इंग्लिश ही चलेगी। तो भाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3, समूह का, खा और गा। इसके अलावा सामान्य तौर पर का क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे यहाँ पर भी हिंदी के कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भाषा चलेगी वो हिंदी चलेगी, लेकिन जो हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, वहाँ पर भाषा इंग्लिश ही चलेगी। तो देखा जाए तो कार्यालय हिंदी का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए ना तो इसका प्रयोग बहुत सीमित कर चुके हैं। बाउंडेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कार्यालय हिंदी क्या है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है और इसके ऊपर क्या क्या बाउंडेशन है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए
तो संविधान में हिंदी का राजभाषा का स्थान तो दिया गया है, लेकिन हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में भी हिंदी को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है। लगातार लोगों की रुचि हिंदी से दूर होती जा रही है और उन्हें मजबूरी में इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करोगे, सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार और इंटरनेट में हिंदी को जो बढ़ावा मिला है, इससे कहीं ना कहीं हिंदी बहुत बड़ी है। और इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, ये अपने विदेशी दौरों में भी लगातार हिंदी में बातचीत करते हैं और हिंदी को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को स्वीकृति धीरे धीरे मिल रही है। हिंदी पट्टी के जो समूह का के क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगातार हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने यहाँ आग्रह करने पर हिंदी में बहस की अनुमति दी थी। तो अगर पिछले कुछ वर्षों में देखोगे आप, तो हिंदी को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे कार्य करने ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ जब आप देखोगे कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार बढ़ रही है, पिछले कुछ वर्षों से जनसंचार के माध्यम में बहुत तेज गति से विकास हुआ है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बढ़ने की वजह से हिंदी का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में आज बड़े पैमाने पर 2 भाषा की नीति चल रही है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रांसलेटरों की भी डिमांड्स बढ़ी है, अनुवादकों की भी मांग बढ़ी है। तो जैसे जैसे किसी भाषा का विकास होता जाता है, वैसे वैसे बड़े पैमाने पर उसके विकास के रास्ते खुलने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को उससे रिलेटेड रोजगार भी मिलता है। आज जो वैश्वीकरण का दौर है, आज पूरा विश्व जो व्यापार के जरिए एक दूसरे से जुड़ चुका है, ऐसे में हिंदी अपनी एक विशेष पहचान स्थापित कर रही है, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो अपने विचारों को आज हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और लगातार इंटरनेट पर भी जिससे जिससे ट्रांसलेशन बना है, उससे भी हिंदी को बढ़ावा मिला है। आज देखोगे तो आप विश्व के 150 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां पर हिंदी का पठन पाठन चल रहा है। तो जिस तरीके से वर्तमान दौर में हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हिंदी का भी सम्मान अन्य भाषाओं की तरह होगा। लेकिन यह बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर ज़्यादातर देश अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर चीन, जापान और फ्रांस के बारे में पढ़ोगे तो इन लोगों ने अपनी मातृभाषा अलग घोषित कर रखी है और सारे काम ये उसी भाषा में करते हैं। जापान में जैपनीज़, फ्रांस में फ्रांसीसी और चीन में चाइनीज़ भाषा को लगातार बढ़ावा मिला गया है। अगर भारत भी हिंदी के ज्ञान और कौशल को बढ़ावा दें, सभी लोग हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार की भाषा बनाएं, तो एक दिन हिंदी भी विश्व में एक विशेष दर्जा स्थापित कर लेगी। तो अगर क्वेश्चन आ गया, कार्यालय हिंदी को परिभाषित कीजिए, या कार्यालय हिंदी के संबंध में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो आई होप सो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम होगा व्यावसायिक हिंदी। आशा है ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद आपका।